राधे राधे। हेलो एवरीवन, लेट्स बिगिन। आज हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, वो है वजह तुम हो की सीज़न 2। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसमें फिर हम एक बार और अंतरा और दानिश की लव स्टोरी सुनेंगे, उसके साथ में उसके दो भाइयों की भी सुनेंगे। लास्ट सीरीज़ में हमने सुना था कि दानिश के पेरेंट्स अंतरा को बहुत प्यार करते थे, लेकिन इस सीरीज़ में जस्ट अपोजिट होगा। तो हो सकता है आगे अंतरा के लिए प्रॉब्लम्स भी और ज़्यादा बढ़ जाए, या दानिश किस तरह से इस चीज़ को लेगा और कैसे उनकी स्कूल लाइफ से और लेके एंड तक उनकी लव स्टोरी चलेगी, और रेयान फिर से आकर उनके बीच में कैसे अपना रोल प्ले करेगा और सब कुछ नए तरीके से होगा। बिल्कुल जब आपने सोचा भी नहीं होगा। हमेशा राइटर्स वही चीज़ लिखते हैं जो हम सोच से अलग होता है। तो लेट्स स्टार्ट। मध्य प्रदेश, उज्जैन के एक छोटे से इलाके में मौजूद एक छोटे से घर के अंदर एक औरत की जोर जोर से दर्द के कराहने की आवाज़ आ रही थी। उस आवाज़ को सुनकर ऐसे लग रहा था वो औरत किसी बच्चे को जन्म दे रही हो। उस वक्त इस कमरे में दरवाजे पर एक आदमी काफ़ी घबराहट के साथ टहले जा रहा था। वो बार बार कमरे के बंद दरवाजे को देख रहा था जहाँ से उस औरत की जोर जोर से चीखने की आवाज़ आ रही थी। उसके साथ एक और बूढ़ी औरत मौजूद थी, और तभी वो इंसान घबरा कर उस बूढ़ी औरत से बोला, मुझे उसके पास जाने दीजिए माँ। इसके जवाब में उस बूढ़ी औरत ने डरते हुए कहा, हर औरत का दर्द का सामना करना पड़ता है, तुम थोड़ा सब्र करो, बहुत जल्द हमारा वारिस इस दुनिया में होगा और फिर बाहर जो ये लड़ाई चल रही है वो भी शांत हो जाएगी। तभी उस आदमी ने डरते हुए कहा, लेकिन अगर उन्हें इसके बारे में पता चल गया तब हम क्या करेंगे? जब तक ये उस लायक नहीं हो जाएगा तब तक हम उसे उज्जैन का वारिस नहीं बना सकते। हम क्या करेंगे? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। उस बूढ़ी औरत ने कुछ सोचते हुए कहा, सबसे पहले बच्चे को इस दुनिया में आने दो, उसके बाद हम सोचेंगे कि हमें क्या करना है, क्योंकि अगर बच्चा इस दुनिया में ही नहीं आया तो हमें हमारी विरासत कभी नहीं मिलेगी। तभी उस औरत ने एक जोरदार चीख के साथ एक बच्चे को जन्म दिया, और उस बच्चे के रोने की आवाज़ उस पूरे कमरे में गूंज उठी। बच्चे रोने की आवाज़ सुनते ही वह बूढ़ी औरत और आदमी तुरंत दरवाजे की तरफ बढ़े और दरवाज़ा खुला। दरवाज़ा खुलते ही वो बूढ़ी औरत और वो आदमी अंदर की तरफ गए तो वहाँ मौजूद औरतें अपना सिर नीचे झुकाए खड़ी थी। किसी के चेहरे पे भी कोई भाव नहीं थे। इस वक्त बेड पर मौजूद उस खूबसूरत औरत के पास एक छोटे से टॉवल में वो बच्चा जोर जोर से रो रहा था। तभी वो बूढ़ी औरत उस सब को देखकर गुस्से से बोली, तुम सबने इस तरह मुंह क्यों बनाया है? हमारा वारिस आया इस दुनिया में, तुम सबको खुश होना चाहिए। इसके जवाब में एक अधेड़ उम्र की औरत आगे आई और बोली, मालकिन, हमें ये बताने में दुख हो रहा है कि छोटी मालकिन को लड़का नहीं बल्कि लड़की हुई है। आपका वारिस इस दुनिया में नहीं आया। जैसे उस आदमी और बूढ़ी औरत ने यह सुना, उन दोनों के चेहरे के रंग उड़ गए और वो दोनों गुस्से से बेड पर बेहोशी की हालत में लेटी उस औरत को देखने लगे। वो बूढ़ी औरत गुस्से से उस औरत के पास गई और बोली, करुणा, ये क्या किया तुमने? मैंने तुमसे कहा था हमें लड़का चाहिए जो हमारे उज्जैन का वारिस बनेगा, लेकिन तुमने हमें लड़की दे दी। क्या करें हम इस लड़की का? इसे अच्छा तो यही होता कि तुम इसे पैदा करते ही मार डालती। ये कहते ही वो बूढ़ी औरत गुस्से के साथ उस टॉवल में लिपटी छोटी सी बच्ची को देखने लगी, जो किसी दूध की तरह सफेद थी, लेकिन इस वक्त वो काफी ज्यादा रो रही थी। उस बूढ़ी औरत से वो बच्ची बिल्कुल भी देखी नहीं जा रही थी। वो गुस्से में उस बच्ची के पास गई और उसके गले को दबाने लगी। ये देखकर वहां मौजूद सभी घबरा गए, और फिर तभी करुणा की भी आंखें खुल गई। वे बच्ची चीख मारकर रो रही थी, और करुणा ने जब ये देखा तो तुरंत घबराते उस बूढ़ी औरत को बच्ची से दूर करते हुए बोली, माँ जी, आप क्या कर रही हैं? छोड़िए उसे, वो अभी अभी पैदा हुई है, आप उसे ऐसे कैसे मार सकती हैं? वो औरत बच्ची से दूर हुई और गुस्से से चिल्लाकर बोली, मैंने तुमसे कहा था ना कि हमें बेटा चाहिए जो हमारे उज्जैन का वारिस बनेगा। तुमने बेटी क्यों दी? इसे हम मार डालेंगे। हमें बेटी से कुछ
फ़ायदा नहीं होने वाला। जल्द जिस तरह लड़ाइयाँ चल रही हैं उसे ये बेटी कभी नहीं सुलझा पाएगी। सिर्फ और सिर्फ खानदान का बेटा ही सब ठीक कर पाएगा। इसे मरना होगा, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये सुनते ही करुणा की आंखों में आंसू आ गए और वह रोते हुए गेट पर खड़े उस इंसान को देखकर बोली, विशाल जी, आप अपनी माँ को समझाइए। आज के ज़माने में कौन लड़का लड़की में फ़र्क करता है, और अगर मुझे बेटी हुई है तो इसमें ना तो मेरी कोई गलती है और ना ही नन्ही सी जान की। बेटा बेटी तो भगवान की देते हैं, प्लीज़ इन्हें यहाँ से ले जाइए। लेकिन तभी विशाल के करुणा को देखकर बोला, नहीं करुणा, इस बार मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे खुद भी बेटी नहीं चाहिए थी, मुझे बेटा चाहिए था, और अब ये तुम्हारा साथ नहीं रह सकती, इसे मरना होगा। ये कहकर वह गुस्से से करुणा की तरफ बढ़ा और उसने उस बच्ची को अपनी गोद में उठा लिया। वो बच्ची अभी भी बहुत ज़्यादा रो रही थी, लेकिन किसी की आंखों में उसके लिए ना तो दया दिखाई दे रही थी और ना ही इंसानियत। करुणा ने जब देखा कि वो बहुत ज़्यादा रोने लगी, बोली, नहीं विशाल जी, मेरी बेटी को मुझे वापस दे दीजिए। अगर आप सब इसे नहीं अपनाएंगे तो कोई बात नहीं, मैं अकेले अपनी बेटी को पाल लूँगी, लेकिन इसे मुझसे दूर नहीं कीजिए, कहीं मत लेकर जाइए इसे, प्लीज़ इसे मुझे दे दीजिए। लेकिन विशाल ने गुस्से के साथ कहा, मुझे माफ़ कर दो करुणा, लेकिन मैं इसे तुम्हें नहीं दे सकता। बेशक से ये राजपूत खून है, लेकिन इसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है, क्योंकि हमें लड़का चाहिए था जो हमारा वारिस बनता। एक लड़की को हम अपना वारिस कभी नहीं बनाएंगे। ये कहकर वो जबरदस्ती उस छोटी सी बच्ची को लेकर वहां से बाहर निकल गया और वहीं करुणा रोते हुए बिलखते हुए बोली, नहीं, उसे मत मारिए, उसे मुझे वापस दे दीजिए। वो नन्ही सी जान है, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। मैंने उसे 9 महीने उसे पेट में रखा था। मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे मेरी बेटी वापस कर दीजिए। आपके अंदर थोड़ी सी इंसानियत होनी चाहिए। कम से कम आप अपनी खुद की बेटी को तो ऐसे नहीं मार सकते। तभी वो बूढ़ी औरत गुस्से से करुणा के बालों को पकड़कर बोली, अब अगली बार में मुझे बेटा देना होगा। अगर तुमने मुझे बेटा नहीं दिया तो अपनी इस बेटी को की तरह तुम भी मरोगी। ये कहकर उस औरत ने गुस्से के करुणा को दूर झटक दिया और वहां से बाहर निकल गई। आई वहीं करुणा ये सब सुनकर जोर जोर से रोते बोली, मेरी बच्ची को वापस कर दो। हैवान हो तुम सब। मेरी फूल सी बच्ची को मुझसे दूर कर दिया। मैंने उसे अभी अपना दूध भी नहीं पिलाया था। मुझे उसे वापस कर दो। उसकी हालत देखकर वहां मौजूद सभी लोगों ने अपना सिर नीचे झुका लिया। किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी कि वो जाकर उसे शांत कर सके। करुणा पागलों की तरह बस चीखे मार कर रोई जा रही थी। इधर दूसरी तरफ विशाल उस नवजात बच्ची को लेकर एक खंडर जैसी जगह पर आया। वहां चारों तरफ अंधेरा था और उस वक्त बारिश हो रही थी। वो बारिश अब बिल्कुल चुप हो गई थी वो बच्ची, और ना वो कुछ रिएक्ट कर रही थी। विशाल ने उस बच्ची का चेहरा भी नहीं देखा और गुस्से के साथ उसे एक कूड़ेदान में डाल दिया और गुस्से से पीछे मुड़ते बोला, नहीं चाहिए मुझे कोई लड़की, मुझे सिर्फ बेटा चाहिए। अब जितनी भी लड़कियां पैदा होंगी सबकी जिंदगी इसी कूड़ेदान में बीतेगी। इसी के साथ विशाल अपनी बेटी से मुंह फेर कर वहां से निकल गया और उसके जाते ही कुछ ही वक्त बाद उस बच्ची ने एक बार फिर से जोर जोर से रोना शुरू किया। उसके रोने की आवाज़ सुनकर उस खाली खंडर जैसी जगह पर गूंज उठी। इधर दूसरी तरफ मुंबई के पार्श एरिया में बने एक लग्जरियस अपार्टमेंट हॉस्पिटल के आसपास एक वेल ट्रेन गार्ड्स की टीम मौजूद थी और हॉस्पिटल में वीआईपी एरिया में एक औरत की दर्द से कराहने की आवाज़ आ रही थी। इस वक्त वह कई सारे गार्ड्स मौजूद थे और एक इंसान ब्लैक सूट में परेशान हालत में उस इमरजेंसी वार्ड के बाहर टहल रहा था। तभी एक बूढ़े इंसान ने उस इंसान के कंधे पे हाथ रखकर कहा, शिव बेटा, शांत हो जाओ, कुछ देर में सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखना भाव बहुत जल्द एक प्यारी सी बच्ची को जन्म देगी और फिर हमारा सुरवंश परिवार पूरा हो जाएगा। ये सुनकर शिव ओबरॉय ने कहा, क्या आपको पूरा यकीन है इस बार हमें बेटी होगी? क्योंकि आपको पता है ना कि हम एक छोटी सी प्यारी सी बेटी के लिए कितना ज़्यादा तरस रहे हैं। 2 बार हमारे बेटे हो चुके हैं, लेकिन अगर तीसरी बार भी हमें बेटा हुआ ना, तब हम क्या करेंगे डैड? तभी पीछे से गुस्से भरी आवाज़ आई,
तो अगर बेटा हो गए तो क्या हो गया? बेटे ही वंश चलाते हैं, ना कि बेटियां। पता नहीं तुम दोनों बाप बेटों को बेटी से कितना प्यार क्यों है। मैं तो चाहती हूँ कि इस बार भी बहू को बेटा ही हो। ये सुनकर शिव और विवेक जी पीछे की तरफ मुड़े, जहां पर इस वक्त एक औरत हीरे जवाहरात और महंगी साड़ी पहने खड़ी हुई थी। उस औरत को देखकर विवेक जी ने कहा, ये आप क्या कह रही हैं? आपको अच्छे से पता है कि हमें सिर्फ और सिर्फ बेटी ही चाहते हैं। आज तक हमारी सभी पीढ़ियों में किसी को भी बेटी नहीं हुई, लेकिन हम चाहते हैं कि इस बार हमारी बहू को बेटी हो, एक बेटी से हमारा घर भरे। इसके जवाब में सुरेखा जी ने खुशी के साथ कहा, मुझे नहीं लगता कि हमारे खानदान की बेटी की जरूरत है। हमारे खानदान में बेटा के इतना नाम कमा रहे हैं। इसके जवाब में अभी शिव या विवेक जी कुछ कह पाते, पहले अंदर मौजूद औरत एक जोरदार चीख के साथ चुप हो गई। उसके चीख सुनते ही शिव तुरंत घबराते हुए गेट की तरफ देखने लगे और फिर कुछ ही देर में उन्हें एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। उस बच्चे के रोने की आवाज सुनते ही शिव और सुरेखा जी के साथ विवेक जी के चेहरे पर भी तुरंत चमक आ गई और वो सभी गेट की तरफ देखने लगे। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला, नर्स अपनी गोद में डॉक्टर के साथ बच्चे को लेकर बाहर निकली। बच्चे के देखते ही शिव ने तुरंत कहा, क्या मुझे बेटी हुई है? लाइए मेरी बेटी को मेरी गोद में दीजिए। ये कहकर उन्होंने जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाया, उसी वक्त नर्स ने मुस्कुराकर कहा, जी नहीं, आपको बेटा हुआ है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। जैसे विवेक और शिव ने ये शब्द सुने, उन दोनों के चेहरे के रंग उड़ गए, वहीं सुरेखा जी की आंखों में चमक आ गई। शिव ने अपने हाथ तुरंत पीछे खींच लिए और वहीं सुरेखा जी आगे जाकर उस नर्स की गोद में मौजूद बच्चे को अपनी गोद में लेते हुए बोली, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारे खानदान में फिर से एक बेटा आया है। वहीं विवेक जी और शिव दोनों एक दूसरे को देखने लगे और शिव ने कहा, मुझे बेटी चाहिए थी, बेटा नहीं। ये सुनकर सुरेखा और डॉक्टर के साथ नर्स भी उन्हें देखने लगी और शिव खुशी के साथ वहां से बाहर निकल गए। 5 साल बाद दया अनाथ आश्रम। उस अनाथ आश्रम में इस वक्त काफी अच्छे तरीके से सजाया जा रहा था। सुबह का वक्त था और काफी चहल पहल थी। उस अनाथ आश्रम के गार्डन एरिया में इस वक्त कुछ बच्चे आपस में खेल रहे थे और कुछ औरतें वहां पौधों में पानी दे रही थी। तभी वो औरतें आपस में बातें करने लगी और एक औरत ने दूसरी औरत से कहा, हर 5 साल में एक ऐसा दिन आता है जब इस बड़े से अनाथ आश्रम के मालिक यहाँ आते हैं और जब सबकी किस्मत चमका देती है। मैं तो आज के दिन के लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ। सबसे पहले लाइन में मैं ही जाऊंगी और ढेर सारे पैसे, कपड़े और हीरे जवाहरात लूंगी। ये सुनकर उसे दूसरी औरत ने कहा, लीना तुम भी ना, क्या करोगे तुम हीरे जवाहरात और पैसों का? ये सुनकर लीना ने मुंह बनाकर कहा, मैं तो इस बार उन सभी पैसों को लेकर यहाँ से भाग जाऊंगी। मैं बहुत ज्यादा थक गई हुई इन अनाथ और गरीब बच्चों को इस अनाथ आश्रम में पालते पालते। ये सुनकर उस औरत ने कहा, ये तुम क्या कह रही हो लीना? हम पिछले 5 सालों से यहाँ काम कर रहे हैं, मगर हम यहाँ से कहीं भी गए तो हमें दिक्कत हो जाएगी। तुम्हें तो पता है ना कि ये अनाथ आश्रम पूरे दिल्ली के सबसे बड़े अनाथ आश्रम में से एक है, जो यहाँ के रॉयल ओबरॉय खानदान के ट्रस्ट पर चलता है। अगर हमारे यहाँ पर कोई भी धोखाधड़ी की तो हम फंस जाएंगे। ये सुनकर लीना ने चिढ़कर कहा, बेशक से ओबरॉय खानदान इस बड़े से अनाथ आश्रम को चलाते हैं, लेकिन वो 5 साल से पहले यहाँ अपना मुंह भी नहीं दिखाते। इस बार जब आएंगे तो उनके बाद वो सभी सीधे 5 साल बाद आएंगे। 5 साल में बहुत कुछ बदल जाएगा और वैसे भी अब मैं यहाँ और नहीं रह सकती। खासकर उस लड़की को तो मैं नहीं पाल सकती। कितनी शैतान है, पता नहीं किसका गंदा खून है जो उसे यहाँ पटक दिया है और हम सबके सीने पे मुंह दलती है। तभी वो औरत हल्के गुस्से से बोली, तुम उस मासूम सी बच्ची को कुछ मत कहो, वो बहुत नादान है। ये सुनकर लीना ने गुस्से के तुम तमतमाते हुए कहा, वो कोई नादान नहीं है, बल्कि वो खुराफाती है। कितनी शैतानी करती है, मुझे तो वो बहुत परेशान करती है। पता नहीं कैसे वो बच्ची आपको सबको पसंद है। देखते नहीं कैसे पटर पटर अपनी जुबान चलाती है, हर वक्त उल्टे जवाब देती रहती है।
अभी तो वो बड़े मालिक के साथ है, वरना अगर यहाँ गार्डन में इस बच्चे के साथ खेल रही होती तो किसी न किसी को जरूर पीट देती और लड़ाइयाँ भी करती। ये सारी बातें सुनकर उस औरत ने गहरी सांस लेकर कहा, उस बेचारी की किस्मत वाकई बहुत खराब है। पहले तो वो इस तरह अनाथ आश्रम में आई और फिर आधे से ज़्यादा अनाथ आश्रम के ना तो बच्चे उसे पसंद करते हैं और ना ही बड़े। अगर बड़े मालिक उसे ना पसंद करते होते तो शायद कब का यहाँ से बेचारी को भी भगा दिया जाता। लीना ने अब गुस्से से कहा, उसकी करतूतें ही ऐसी हैं दीदी, उसे तो लोग भगाएंगे ही ना। जब उसे पता है कि वो अनाथ है तो वो क्यों बड़े मालिक को अपना बाबा कहती रहती है। मैं तो चाहती हूँ कोई फटीचर परिवार आए उसे गोद ले ले, जिससे वो यहाँ से चली जाए तो हमारे सर से बहुत खत्म हो जाएगा बोझ। वैसे भी वो सिर्फ धरती का बोझ ही है। ये सुनते हुए औरत ने गुस्से से कहा, बस करो लीना, तुम कोई नहीं होती हो उसे धरती का बोझ कहने वाली, और कोई फटीचर परिवार ही क्यों उसे जाकर गोद ले। क्या पता कोई बड़ा नामी खानदान भी उसे गोद ले सकता है। और वैसे भी गोद लेने वाले जो वक्त था वो अब जा चुका है। अब वो 5 साल की हो चुकी है। बस कुछ ही वक्त में यहाँ पर परिवार आना शुरू हो जाएगा। देखना उसकी किस्मत आगे चलकर बहुत अच्छी होगी और एक बहुत बड़े घर में जाएगी। ये सारी बातें सुनकर लीना वहाँ से जाते बोली, आपको ही ऐसी बेफजूल बातों पर यकीन होगा कि वो किसी बड़े घर में जाएगी? मुझे तो नहीं है, बल्कि मुझे तो त्रिशा पर पूरा यकीन है। जिस तरह से वो प्यारी और समझदार है, उसे जरूर कोई ना कोई अच्छा परिवार गोद ले लेगा। ये कहकर वो वहाँ से चली गई तो वही वो औरत ये सुनकर खुद से बोली, मुझे अच्छे से पता है कि यहाँ जो भी अच्छा परिवार आएगा उनमें से सबसे पहले त्रिशा को ही सभी गोद लेने के लिए कहेंगे। पता नहीं उस छोटी सी बच्ची की किस्मत में कब खुलेगी। अभी वो औरत ये सब कह ही रही थी, तभी किसी ने पीछे से कहा, बड़े मालिक बुला रहे हैं। ये सुनकर उस औरत ने अपना सर हिलाया और वो सीधे अंदर की तरफ बढ़ गई। अंदर मंदिर में इस वक्त एक आदमी, एक लगभग 60-65 साल का बूढ़ा आदमी, भगवान की बड़ी सी मूर्ति प्रतिमा के आगे बैठा पूजा की तैयारी कर रहा था। तभी उसने पलटे में रखे मोती चूर के लड्डू को देखा। प्लेट में रखे उसमें से 3 लड्डू गायब थे। ये देखकर उस बूढ़े आदमी ने अपने चश्मे को ठीक किया और अपनी कड़क आवाज में बोला, तुम जहाँ भी कहीं चुप भी हो, जल्द से जल्द बाहर निकलो। मुझे अच्छे से पता है कि मोतीचूर के लड्डू तुमने ही लिए हैं, लेकिन इस तरह से भगवान की प्लेट से लड्डू चोरी नहीं किया करते बेटा। अगर तुम्हें खाने तो पूजा के बाद तुम खा सकती हो। अभी के अभी बाहर आओ और लड्डू को प्लेट में रखो। ये कहते हुए बूढ़ा आदमी अपनी जगह से उठा और आसपास किसी को ढूंढने लगा। तभी पीछे से वो औरत जाकर मुस्कुराती हुई बोली, क्या हुआ बड़े मालिक, फिर से आपकी प्लेट से लड्डू गायब हो गया? ये सुनकर राकेश ने परेशान होकर कहा, हाँ, फिर से मेरी प्लेट से मोतीचूर के लड्डू गायब हो गए और ये सब कुछ उस छोटी चिड़िया ने किया है। ढूंढो इसे, कहाँ है वो? ये सुनकर वो औरत हंसने लगी और बोली, जब आपको पता है उसे लड्डू बहुत पसंद है तो आप उसे पहले ही दे क्यों नहीं देते? ये सुनकर राकेश ने थोड़ा गंभीरता के साथ कहा, उसे तहजीब सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ ही वक्त में यहाँ बच्चों को गोद लेने के लिए परिवार आने शुरू हो जाएंगे। यहाँ मौजूद सभी बच्चे उसके जितने शरारती नहीं हैं, इसलिए मैं उसे कुछ तहजीब सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें वो थोड़ा शांत हो, सरल स्वभाव की लड़की बन जाए। लेकिन उसकी जिस तरह की हरकतें हैं, मुझे तो नहीं लगता कि कोई साधारण परिवार उसे गोद ले पाएगा। ये सुनकर प्रतिमा ने हंसते हुए कहा, हाँ, आप ये बात तो सही कह रहे हैं, उसे कोई नॉर्मल परिवार गोद नहीं ले पाएगा। उसके लिए तो भगवान ने कोई अलग ही परिवार ढूंढ कर रखा होगा। यह कहकर प्रतिमा ने आसपास उसे ढूंढने लगी। वहीं राकेश भी मुस्कुरा दिए। तभी प्रतिमा की नज़र भगवान की मूर्ति के पीछे गई, जहाँ पर एक छोटे से हाथ में बड़ा सा लड्डू दिखाई दे रहा था। वह छोटा सा हाथ काफी ज्यादा नरम और कोरा था और उसे हाथ को देखकर प्रतिमा जी ने राकेश जी को ओर इशारा किया। ये देखकर राकेश जी और प्रतिमा जी धीरे धीरे कदमों से मूर्ति की तरफ जाने लगे और फिर कुछ ही पल में प्रतिमा जी ने झट से मूर्ति के पीछे छिपी एक लगभग 5 साल की छोटी सी लेकिन बेहद प्यारी और क्यूट सी लड़की को पकड़ लिया। वो हंसती बोली, मैंने तुमको पकड़ लिया। और इसी के साथ वो लड़की एकदम से चौंक गई और तुरंत हड़बड़ी के साथ मुंह फुलाकर बोली, ये चीटिंग है, मैं तो लड्डू खा ली थी, आप मुझे ऐसे नहीं पकड़ सकते।
ये कहकर वो लड़की अपनी बड़ी बड़ी सिल्वर आंखों को झपकाने लगी। इस वक्त उसके छोटे से मुंह में 2 लड्डू एक साथ भरे हुए थे, जिसे वे बहुत मुश्किल से बोलने की कोशिश कर रही थी। उसके सिल्की लंबे बाल इस वक्त उसके मुंह पर थे और वो बार बार उन्हें साइड करते हुए बेहद क्यूटली राकेश और प्रतिमा को घूर रही थी। तभी राकेश ने उसे अपनी गोद में उठाते हुए उसके मुंह के आसपास लगे लड्डू के पीस को साफ करते हुए कहा, अंतरा बेटा, तुम्हें इतना ज़्यादा लड्डू खाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे तुम्हारे पेट में दर्द हो सकता है और भगवान जी के लड्डू भी नहीं चुराते, वरना भगवान जी पाप दे देंगे। ये सुनते ही अंतरा का मुंह खुला कि खुला रह गया। वो तुरंत भगवान की मूर्ति की तरफ टुकुर टुकुर देखते हुए बोली, क्या आप सच कह रहे हैं बाबा? क्या वो मूर्ति वाले अंकल मुझे पाप दे देंगे? वो भगवान की मूर्ति को मूर्ति वाले अंकल कहती थी और उसकी ये बात सुनकर प्रतिमा ने उसके बालों को समेटा और उस पर क्लिप लगाते बोली, हाँ, मूर्ति वाले अंकल आपको पाप दे देंगे, इसलिए आपको इस तरह से चोरी करके कुछ भी खाने की ज़रूरत नहीं है। और अब चलो, सभी बच्चे रेडी हो रहे हैं, क्योंकि कुछ ही वक्त में यहाँ पर बहुत बड़े बड़े मेहमान आने वाले हैं। तभी यह सुनकर अंतरा ने क्यूटली कहा, क्या वो मेरे लिए चॉकलेट लेकर आएंगे? प्रतिमा ने उसे अपनी गोद में उठाकर मुस्कुरा कर कहा, जहाँ वो आपके लिए चॉकलेट लेकर आएंगे, आप चलो मेरे साथ, मैं सब बच्चों को रेडी कर रही हूँ, आपको भी रेडी कर दूंगी। ये कहकर वो अंतरा को अपनी गोद में ली और वहां से लेकर जाने लगी। तभी राकेश ने कुछ सोचते हुए कहा, त्रिशा को थोड़ा अच्छे से तैयार करना, तुम्हें पता है ना कि आज उसे ही गोद लेने के बारे में बात होगी। ये सुनकर प्रतिमा जी ने अपना सर हिलाते हुए कहा, आप फिक्र मत कीजिए, मैं त्रिशा को बहुत अच्छे से तैयार करूंगी, जिससे ओबरॉय परिवार उसे देखते ही उसे गोद ले लेगा। ये सुन रही अंतरा अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए बोली, तो क्या त्रिशा अब हम सबसे दूर चली जाएगी? क्या वो अब हमारे साथ नहीं लाएगी? क्या वो कोई नए घर जाएगी? ये सुनकर प्रतिभा जी ने मुस्कुरा कर कहा, यहाँ मौजूद सभी बच्चों का एक नया घर होगा। जैसे त्रिशा चली जाएगी, इस तरह आप भी एक दिन चले जाओगे और आपका भी एक नया घर होगा। सभी बच्चे एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, इसलिए आपको इतना उदास होने की ज़रूरत नहीं है और ना ही ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। ये सुनते ही अंतरा ने एक्साइटमेंट में कहा, तो मैं किसके घर में जाऊंगी? मुझे भी एक बहुत बड़े अच्छे घर में जाना है, जहाँ पर मुझे ढेर सारी चॉकलेट खाने को मिले। ये सुनकर प्रतिमा थोड़ा हिचकिचाते हुए राकेश को देखने लगी, तो वहीं राकेश भी परेशान होकर बोले, अगर आपको अच्छे घर जाना है तो सबसे पहले आपको अपनी शैतानियाँ बंद करनी होगी। आपको किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, किसी भी बच्चे को नहीं मारना और इस तरह चोरी करके लड्डू नहीं खाना। अगर आप ये सारी आदतें सुधार लेंगी तो बिल्कुल त्रिशा की तरह भी आप एक बहुत बड़ा परिवार आपको मिलेगा। ये सारी बातें सुनकर अंतरा ने दूसरे ही पल मुंह फुलाकर कहा, फिर मुझे किसी भी नए घर में नहीं जाना, फिर तो मुझे सिर्फ अपने बाबा और प्रतिमा आंटी के साथ लेना है। यह कहकर वो प्रतिमा के सीने से लग गई, तो वहीं उसकी ये बात सुनकर राकेश और प्रतिमा दोनों ही मुस्कुरा दिए। उसके बाद प्रतिमा उसे वहां से लेकर चली गई, लेकिन राकेश जी उसे जाते देख खुद से बोले, पिछले कुछ महीनों में जितने भी परिवार यहाँ आए गोद लेने के लिए आ रहे हैं, वो सभी परिवार सिर्फ शांत और सरल बच्चे कोई अपने साथ लेकर जा रहे हैं। अब तक 10 परिवारों ने अंतरा को लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि अंतरा बाकी बच्चों की तरह शांत नहीं है, वो बहुत शैतानी करती है। अब तो उसके साथ खेलने वाली त्रिशा को भी आज ओबरॉय परिवार पसंद कर लेगा और कुछ ही वक्त में उसे लेकर चला जाएगा। फिर अकेली अंतरा ही रह जाएगी। पता नहीं बस बेचारी को कब कोई परिवार मिलेगा। ये सब सोचते हुए वापस मंदिर में चले गए। कौन लेगा अंतरा को गोद? इधर दूसरी तरफ ओबरॉय पैलेस, वो आलीशान सा महल जो इस वक्त किसी दुल्हन की तरह सजाया गया था, और उसके गार्डन में इस वक्त काफी ज्यादा डेकोरेशन हो रही थी। सॉरी, इसमें थोड़ा एंड आ गया है। अंदर हॉल में एक ब्रांडेड कपड़ों और हीरे जवाहरात से सजी एक बूढ़ी औरत नौकरों पर चिल्लाते हुए बोली, हमें कुछ ही देर में अनाथ आश्रम के लिए जाना है, लेकिन अभी तक तुम सब ने कोई तैयारी नहीं की। लगता है तुम सबका अब इस काम से मन भर गया है, और फिर मत करो, आज का फंक्शन पूरा होते ही मैं तुम सब नौकरों को काम से निकाल दूंगी।
उस बूढ़ी औरत के गुस्से से चिल्लाने की आवाज सुनकर 5 नौकर जो उसके सामने खड़े थे वो डर गए और जल्दी से अपना सिर नीचे झुका दिया। तभी पीछे से आवाज आई, सुरेखा जी, आज हमारी शादी की सालगिरह, कम से कम आज के दिन तो आप गुस्सा मत कीजिए। ये कहते हुए विवेक जी रेखा जी के पास आ गए और उन्हें प्यार से कंधे से पकड़ लिया। लेकिन सुरेखा जी ने हल्की चिढ़ भरी आवाज में कहा, मैं गुस्सा क्यों ना करूं? ये नौकर सर पर चढ़ गए हैं और ये सारी गलती आपकी और आपकी वो लाडली बहू की है। आप दोनों ने ही इन सभी नौकरों को अपने सर पर बैठाया है जो अपनी औकात भूल गए हैं। हमें कुछ ही देर में अनाथ आश्रम जाना है, पर जो सामने हमने इन सब नौकरों से कार में रखने के लिए कहा था, अभी तक इन लोगों ने नहीं किया। बाकी आप बताइए, क्या इसमें गुस्सा होने वाली बात नहीं है? विवेक जी ने वापस से सुरेखा जी को शांत करते हुए कहा, मैं जानता हूँ ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन उसके गुस्सा करने से कोई काम जल्दी भी तो नहीं हो सकता। क्या आप हमारी सालगिरह के दिन इस तरह से अपना ब्लड प्रेशर बढ़ा रही हैं? अभी हमें आपके साथ और जीना है, इसलिए ऐसा गुस्सा करके अपनी तबीयत खराब मत कीजिए। ये सुनकर सुरेखा जी अब चुप हो गई और मुंह बनाकर बोली, मुझे भी आपके साथ अभी और जीना है, इसलिए मैं अब आज के दिन तो किसी पर गुस्सा नहीं करूंगी, लेकिन अगर कोई भी काम मेरे मन मुताबिक नहीं हुआ ना, तो मैं जरूर गुस्सा करूंगी। ये सुनकर विवेक जी मुस्कुरा दिए और फिर तभी विशाल आए और नीचे झुककर विवेक और सुरेखा जी के पैरों को छूते हुए बोले, शादी की सालगिरह मुबारक हो मॉम डैड। विवेक जी ने प्यार से कहा, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। तो वहीं सुरेखा जी ने भी प्यार से कहा, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल। इसी के साथ वो मुस्कुरा दी। तभी फिर सुरेखा जी ने आसपास देखकर कहा, रोली कहाँ है? क्या वो हमारे साथ अनाशा नहीं जाने वाली? ये सुनकर विशाल अभी कुछ कह पाते उससे पहले पीछे से रोली एक खूबसूरत सी लाल कलर की साड़ी में रेडी होकर मुस्कुराते हुए उनके पास आते बोली, नहीं मॉम, मैं तो रेडी हूँ, चलिए अब हम सब चलते हैं। ये सुनकर सुरेखा जी ने रोली को घूरते कहा, बच्चों के बिना हम नहीं जाएंगे, कहाँ है सभी बच्चे? ये सुनकर विवेक जी ने कुछ सोचकर कहा, कुछ देर पहले मैं ध्रुव के कमरे में गया था, वो रेडी हो चुका है, लेकिन मुझे बाकी दोनों का कोई पता नहीं है। ये सुनकर सुरेखा जी ने कहा, दृश्यम को तो मैंने खुद अपने हाथों से तैयार किया है और वो अभी ब्रेकफास्ट कर रहा है, तो वो तो कुछ देर में नीचे आ जाएगा। लेकिन मुझे अभी वो अपनी बात पूरी करती उससे पहले रोली जी ने कहा, आप उसकी फिक्र मत कीजिए, आपको पता है कि वो ऐसे फंक्शन में शामिल नहीं होता, इसलिए वो विशंबर अंकल के साथ सुबह ही कॉटेज चला गया और वो कल ही वापस आएगा। ये सुनकर सुरेखा जी ने नाराजगी के साथ कहा, पूरे घर में सिर्फ वही इकलौता ऐसा लड़का है जो सबसे अलग निकल गया, वरना कोई इस तरह नहीं है। सबको फैमिली फंक्शन में खुशी महसूस होती है, लेकिन वो एक ऐसा लड़का है जिसे फैमिली फंक्शन में घुटन महसूस होती है और सबसे अलग रहता है। पता नहीं आगे क्या होगा उस लड़के के साथ, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता। तभी वहां पर एक लड़के की आवाज आई, दादी आप फिक्र मत कीजिए, मैं कोशिश करूंगा कि आज रात के फंक्शन में उसे जरूर यहाँ बुला लूं। ये सुनकर सभी पीछे मुड़े तो इस वक्त एक लगभग 17 साल का लड़का एक वाइट ब्रांडेड कुर्ते में खड़ा था। उसके कुर्ते में डायमंड ब्रॉच लगे हुए थे और वह अपनी उम्र में ही काफी हैंडसम था। उसे देखकर सुरेखा जी ने प्यार से कहा, ध्रुव बेटा, मुझे खुशी है कि तुम अपने छोटे और बिगड़े हुए भाई को पार्टी में लेकर आओगे, लेकिन मुझे खुशी तब होती जब वो हमारे साथ अनाथ आश्रम भी चलता। हम पूरे 5 साल में एक बार ही अनाथ आश्रम जाते हैं और अगर वो भी हमारे साथ चलेगा तो बहुत खुशी होती। ध्रुव मुस्कुराते उन सभी के पास आया और बोला, आप सबको पता है ना कि वो ऐसी जगह पे नहीं जाता और ना ही ऐसी चीजों में शामिल होता है, इसलिए आप सब फिक्र मत कीजिए, मैं उसे पार्टी में आने के लिए जरूर कन्विंस कर लूंगा। यह सुनकर फिर सभी ने अपना सिर हिला दिया, लेकिन तभी किसी ने चिढ़ भरी आवाज में कहा, लेकिन आप सबको प्रॉमिस कीजिए कि जब भाई आएंगे तो आप सब उन्हें जरूर डांटेंगे। ये आवाज सुनकर सभी फिर से लिफ्ट की तरफ देखने लगे, जहाँ एक छोटा सा लगभग 5 साल का बच्चा खड़ा था और गुस्से से सभी को देख रहा था। वो बच्चा काफी ज्यादा क्यूट था और इस वक्त मुंह फुलाकर उन सभी को गौर से देख रहा था। तभी उसे देखकर विवेक जी ने मुस्कुराते हुए कहा, दृश्यम बेटा,
तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे भाई को जरूर डांटूंगा। ये सुनते ही दृश्यम की आंखों में चमक आ गई और वो दौड़ते हुए विवेक जी के पास आया। वो विवेक जी को उसे अपने गोद में उठा लिया। दृश्यम ने एक्साइटेड होते कहा, दादू आप प्रॉमिस करते हैं कि आप भाई को डांटेंगे, क्योंकि जब मैं आप सबकी बात नहीं मानता तो आप सब मुझे डांटते हो, और भाई ने भी तो आप सबकी बात नहीं मानी तो इस तरह तो यहाँ से चले गए, लेकिन आप उन्हें भी डांटना। ये सुनकर वो अभी मुस्कुरा दिए तो विशाल ने नाराजगी के साथ कहा, तुम्हारा भाई तुमसे बहुत समझदार है और वो इतने कम उम्र में ही बिजनेस सीख रहा है, इसलिए मैं उसे कभी नहीं डांटूंगा। और तुम अभी से ही बहुत शैतान हो गए हो, इसलिए तुम्हें डांट पड़नी है, इसलिए शैतानियां कम करोगे तो डांट भी कम पड़ेगी। ये कहकर विशाल जी वहां से चले गए तो भाई ये सुनते हुए दृश्यम की आंखें उदासी से भर गईं और उसने अपना चेहरा नीचे झुका लिया। रोली जी ये देखकर उदास हो गई, पता नहीं विशाल जी कब अपने तीसरे बेटे को अपनाएंगे। इसके जवाब में सुरेखा ने कहा, फिक्र मत करो बहू, वो भी वक्त आ जाएगा जब वो उसे अपना लेगा। ये सुनकर रोली बस अपना सिर हिला दिया तो वहीं विवेक जी दृश्यम को लेकर अपने साथ जाते हुए बोले, आपको उदास होने की जरूरत नहीं है, मैं उसको चॉकलेट दिलाऊंगा। चॉकलेट का नाम सुनते ही दृश्यम की आंखों में चमक आ गई। उसने अपना सिर हिला दिया और फिर वो वहां से सीधा अनाथ आश्रम के लिए निकल गए। इधर दूसरी तरफ एक हॉर्स राइडिंग एरिया के ट्रैक पर एक घोड़ा काफी तेजी से हवा से बातें करते हुए दौड़ रहा था। उस घोड़े पर एक लड़का बैठा था। उस लड़के के चेहरे पे मास्क था और पैरों में राइडिंग शूज थे। उस वक्त वो लड़का काफी तेजी से उस घोड़े की राइडिंग कर रहा था। उसकी उम्र तकरीबन 14 साल की थी, लेकिन 14 साल की उम्र में वो घोड़े के साथ ऐसी राइडिंग कर रहा था जैसे वो 14 नहीं बल्कि 25 साल का हो। घोड़े पर उसकी पकड़ काफी ज्यादा शार्प और मजबूत थी। तभी एक एंडिंग पॉइंट पर उसने एक दम से घोड़े को रोक दिया और घोड़े के रुकते ही एक लगभग 30-35 साल का आदमी दौड़ते हुए अपने हाथों में टॉवल और जूस की बोतल लिए उस लड़के की तरफ बढ़ा और वो लड़का उस घोड़े से नीचे उतरा। यह देखकर वो आदमी तुरंत घबराते हुए बोला, छोटे मालिक, आपकी ये हॉर्स राइडिंग देखकर आपको भले ही डर ना लगता हो, लेकिन मुझे बहुत डर लगता है, और सबसे ज्यादा मुझे इस बात का डर लगता है कि अगर गलती से भी पैलेस में किसी को पता चल गया कि आप यहाँ हॉर्स राइडिंग करने आते हैं तो वो मेरी जान ले लेंगे, क्योंकि मैं आपका केयर टेकर हूँ। आपका ध्यान रखना मेरा फर्ज है। अगर उन्हें पता चला मैं आपको इस तरह से ध्यान रखता हूँ तब तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। खासकर आपके डैड तो आपसे, आपके लिए तीनों भाइयों में सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। उस लड़के ने अपने चेहरे से वो मास्क हटाया। मास्क हटाते ही उस लड़के की काली घेरी आंखें बिल्कुल बर्फ की तरह सर्द थी। वो बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ उस आदमी को देखकर बोला, रोहित अंकल, आपको मेरे डैड से डरने की जरूरत नहीं है। अगर डैड मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं तो सबसे ज्यादा काबू मेरे ही उन पर है। आप ही मेरे शुरू से आखिरी वक्त तक केयर टेकर रहेंगे, सो डोंट वरी। यह सुनते ही रोहित के चेहरे पे फिर से एक सुकून आ गया और वह तुरंत टॉवल से उस लड़के के बालों को पहुंचने पीछे से रब करने लगा। वो लड़का जूस पीने लगा। उसकी शार्प जॉलाइन उसे अभी भी किसी ग्रीक गॉड की लुक दे रही थी। धूप में उसकी लंबी चौड़ी पर्सनैलिटी अभी से ही चमक रही थी। उसके चेहरे पे कोई दाग नहीं था। तभी रोहित आगे आते हुए कुछ हिचकिचा कर बोला, अब आप यहाँ जाना पसंद करेंगे? कहाँ जाना पसंद करेंगे? अगर आप बुरा ना माने तो हम वापस पेरिस चले, क्योंकि बड़ी मैडम आपको बुला रही थी, पर सभी इस वक्त अनाथ आश्रम गए हुए हैं और ओबरॉय खानदान के आप भी वारिस हैं, तो आपको भी वहाँ जाना बनता है। वहाँ मीडिया भी होगी और मीडिया के सामने पूरे फैमिली को रहना पड़ता है। अगर आप कहें तो मैं आपको सीधे आश्रम लेकर चलूं। ये सुनकर वो लड़का जो अभी तक खामोश था, उसके चेहरे पे गुस्से भरे एक्सप्रेशन आ गए। उसने उस बोतल को अपने शूज के नीचे दबाते हुए सर्द आवाज में बोला, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैंने पहले ही कहा था मुझे ये फैमिली फंक्शंस पसंद नहीं, इसलिए मुझे फोर्स करने की गलती भी मत करनी है, वरना आपको मेरा गुस्सा अच्छे से पता है। ये सुनते ही रोहित घबराते बोला, हाँ हाँ छोटे मालिक, हम आपके गुस्से को अच्छे से जानते हैं, आप फिक्र मत कीजिए, हम आपको वहाँ चलने के लिए फोर्स नहीं करेंगे। हाँ,
हाँ, अब हम प्राइवेट विला चलते हैं जहाँ आप फ्रेश हो जाएं और फिर आपकी गिटार क्लासेस भी हैं। उसके जवाब में उस लड़के ने कुछ नहीं कहा और सीधे वहाँ से बाहर निकल गया। वहीं रोहित बड़बड़ाते हुए खुद से बोला, छोटे मालिक का गुस्सा बहुत खराब है। उनका गुस्सा पूरे पैलेस नहीं झेल पाता, इसलिए तो उनकी शख्सियत से अभी भी पूरा ओबरॉय परिवार डरता है। वो ऐसे ही नहीं, दानिश ओबरॉय बन गए। पता नहीं मैंने कैसे पूरे 5 साल गुजार दिए और अब तो मुझे आदत हो गई है। ये सब कहते हुए वो भी सीधे उस लड़के के पीछे चला गया। इधर दूसरी तरफ अनाथ आश्रम में इस वक्त प्रतिमा ने अंतरा को एक छोटा सा पिंक कलर का फ्रॉक पहनाकर रेडी कर दिया था। उसने अंतरा के लंबे बालों को एक पोनीटेल बना दिया। वो अंतरा को प्यार से देखते बोली, आपको पता है आप आगे चलकर बहुत खूबसूरत होने वाली हो, क्योंकि आप अभी से बहुत प्यारी हो। ये सुनकर अंतरा अपने आप को मिरर में देखकर हंसते बोली, ये बात तो आप मुझे डेली कहते हो, अब मैं ये सुनकर बोल हो गई हूँ। आप मुझसे कोई दूसरी बात करो। ये सुनकर प्रतिमा जी ने उसके सिर पर हल्के से मारते हुए कहा, शैतान बच्ची। ये सुनकर अंतरा हंसने लगी। तभी वहां पर एक और छोटी बच्ची की आवाज आई, आंटी आप कब तक इसे तैयार करती रहोगी? ओबरॉय फैमिली इसे नहीं बल्कि कुछ वक्त में मुझे अडॉप्ट करेगी, इसलिए आपको मुझे अच्छे से रेडी करना चाहिए, क्योंकि आज वो मुझसे मिलेंगे। लेकिन आप मुझ पर कोई ध्यान ही नहीं दे रही हो, सारा ध्यान इस लड़की पर दे रही हो, जबकि इस लड़की को तो कोई फैमिली अडॉप्ट नहीं करती। सभी इसे देखकर चले जाते हैं। ये इतनी शैतानियां जो करती है। अंतरा जो अभी तक हंस रही थी, उसने जैसे ही त्रिशा की सारी बातें सुनी, वो एकदम से चुप हो गई और उसकी हंसी कहीं गायब हो गई और दूसरे पल उसका छोटा सा चेहरा लटक गया। सो क्या करेगा? कोई परिवार अडॉप्ट करेगा क्या अंतरा को? देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग। मेरे इस नई सीरीज को आप प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जब भी मुझे लगेगा कि हाँ रियली में आप सच में सुनना चाहते हैं आगे के एपिसोड्स। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों का प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।